हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। हमने जो यहाँ पर उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट हुआ 18 टेस्ट है। विजय टेस्टों की बात करते हैं हमने यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखा था और जो उत्तराखंड के नदी तंत्र है, झील प्रपात के बारे में यहाँ पर बात की थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वन आंदोलन और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यूकेपीसीएस और यूकेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। यूकेपीसीएस का जो अपर वाला पीसीएस वाला जो फॉर्म है वो अब यहाँ पर तीसरी बार ओपन हुआ है फिल करने के लिए। और यूकेपीसीएस का जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं वो आरओ की हैं सचिवालय के लिए। और इसका जो एपीएस वाला फॉर्म है वो भी यहाँ पर जल्दी खुलने वाला है। यूकेएसएससी की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर बहुत सी पोस्टें निकली हुई हैं, चाहे वो उत्तराखंड लेखपाल वाली हों जिनका पेपर अभी होना है, पटवारी वाला हो, या उत्तराखंड कांस्टेबल और एसआई वाला, जो काफ़ी बड़े एग्ज़ाम हैं और उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर का स्थान है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ए। यहाँ पर बात करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो इसकी जो यहाँ पर स्थापना की गई थी वो 1982 में, यानी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। यह जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर स्थित है और जो इसका एरिया है वो 624 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर के लिए इतना महत्वपूर्ण था। बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1983 में और इसका जो एरिया है वो एरिया यहाँ पर है 820.42 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और बात करते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है, तो ये देहरादून जो है, हरिद्वार और पौड़ी, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1936 में, 1936 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो एरिया है वो यहाँ पर है 520.82 वर्ग किलोमीटर में यह है फैला हुआ है। और किन किन डिस्ट्रिक्टों में यह फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है पौड़ी और नैनीताल में। इन 2 डिस्ट्रिक्टों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर के समान है, स्थान है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा विश्वेश्वर दत्त सकलानी। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इनका यहाँ पर यह प्रयास है उत्तराखंड में जितने भी वृक्ष विहीन पहाड़ थे उन्होंने यहाँ पर पेड़ों को लगाया, यानी यहाँ पर क्या किया उन्होंने, वृक्षारोपण किया है। तो इसी के लिए इनको जो है यहाँ पर वृक्ष मानव कहा जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। और ये लगातार ही 1949 से यहाँ पर कार्य कर रहे थे। सही उत्तर हमारे यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा फूलों की घाटी। फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर बात करते हैं फूलों की घाटी के बारे में। तो 1982 में इनको यहाँ पर दर्जा मिलता है राष्ट्रीय उद्यान का। राष्ट्रीय उद्यान दर्जा मिला था फूलों की घाटी को 1982 में और यह है चमोली ज़िले में स्थित है। चमोली ज़िले में यह स्थित है और यहाँ पर 2 पर्वत हैं। 2 पर्वत कौन कौन से हैं जिनके बीच में यह घाटी स्थित है, नर और गंध मानद पर्वतों के बीच में यह घाटी है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी खोज किसने की थी। यहाँ पर इसकी खोज जो की थी वो की थी एक यहाँ पर पर्वतारोही थे, फ्रैंक स्मिथ एक पर्वतारोही थे जिन्होंने इस घाटी की यहाँ पर खोज की थी। और इस घाटी को यहाँ पर फ्रैंक स्मिथ घाटी भी कहा जाता है। और अन्य क्या क्या नाम है यहाँ पर इस घाटी के, तो इस घाटी को हम बोलते हैं गंध मानद घाटी भी बोलते हैं। इसको भयुंडार भी कहा जाता है, भयुंडार घाटी भी कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं हम, पुष्पावली घाटी भी कहा जाता है यहाँ पर फूलों की घाटी को। तो यहाँ पर इतना ही महत्वपूर्ण था फूलों की घाटी के बारे में। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित है देहरादून में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर बी, देहरादून में ये संस्थान स्थित है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि 1991 में इसको यहाँ पर ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है।
ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है वन अनुसंधान संस्थान को? सही उत्तर है हमारा यहाँ पर भी, यह देहरादून में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस पेड़ को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो वरदान कहा जाता है वो कहा जाता है यहाँ पर बांज वृक्ष को। सही उत्तर जो होगा वो हमारा यहाँ पर भी। बात करते हैं इस वृक्ष के बारे में, तो यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। शीतोष्ण कटिबंधीय यह वृक्ष है और इसकी पूरे विश्व में लगभग 40 प्रजातियाँ पाई जाती हैं पूरे विश्व के अंदर, लेकिन उत्तराखंड में इसकी केवल 5 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर इस वृक्ष को यहाँ पर शिव की जटा भी कहा जाता है। शिव की जटा भी इस वृक्ष को कहा जाता है। उत्तराखंड की जनता इसको यहाँ पर विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रयोग में करती है। सबसे प्रयोग इसका ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो कृषि के यंत्र हैं, कृषि के यंत्रों को बनाने में भी इस पेड़ का यूज़ किया जाता है। फिर जो इसके पत्ते हैं वो पशुओं के चारे के रूप में यूज़ होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं जैविक खाद के बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण है यह वृक्ष, तो इसी वजह से इसको जो है यहाँ पर उत्तराखंड का वरदान भी कहा गया है। तो सही उत्तर जो है वो हमारे यहाँ पर बी। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? अभी हमने यहाँ पर पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका पुष्प सरोवर। पुष्प सरोवर यहाँ पर नाम नहीं है फूलों की घाटी का। बाकी ये तीनों जो हैं यहाँ पर फूलों की घाटी के नाम हैं। इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर फूलों की घाटी के नाम हो सकते हैं और कौन कौन से नाम यहाँ पर फूलों की घाटी के हो सकते हैं, बात करते हैं। तो अन्य नाम जो हैं इसके वो गंधमानंद, बैकुंठ, भयुंडार तो हमारे पास है ही पहले से ही, पुष्पावली भी पहले से है हमारे पास, और फिर जो हमारे पास है वो है पुष्प रसा। और फ्रैंक स्मिथ जिन्होंने इसकी खोज की थी उन्हीं के नाम पर भी इनका नाम रखा गया है इस घाटी का, फ्रैंक स्मिथ घाटी। फ्रैंक स्मिथ घाटी भी इसको बोला जाता है। तो सही उत्तर जो होगा हमारा पुष्प सरोवर फूलों की घाटी को नहीं कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास यहाँ पर वो है कि निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर नंदा देवी। नंदा देवी हमारा जो है यहाँ पर जैव आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में, तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और यह चमोली ज़िले में स्थित है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और 624 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, महाभारत में वर्णित नंद कानव को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर फूलों की घाटी। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर केदारनाथ वन्य जीव विहार का है। बात करते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार के बारे में, तो 1972 में 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और यह कुल 957 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर फैला हुआ है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ फैला हुआ है? वो है यहाँ पर चमोली, रुद्रप्रयाग, और इन क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर गोविंद वन्य जीव विहार के बारे में, तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी 1955 में, और ये फैला हुआ है 485 वर्ग किलोमीटर में, और यह जो स्थित है वो स्थित है उत्तरकाशी में। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर अस्कोट वन्य जीव विहार के बारे में, तो 1986 में इसकी स्थापना की गई और यह फैला हुआ है 600 वर्ग किलोमीटर में, और जो इसकी डिस्ट्रिक्ट में है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। नेक्स्ट हमारे पास सोना देवी वन्य जीव विहार, तो 1987 में इसकी स्थापना की गई और यह जो फैला हुआ है 301 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और बात करते हैं इसके सिचुएशन के बारे में, तो यह है पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है। तो सबसे जो ज़्यादा क्षेत्रफल है वो है यहाँ पर केदारनाथ वन्य जीव विहार का। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे छोटा कौन सा यहाँ पर वन्य जीव विहार है, तो वो है यहाँ पर मंसूरी वन्य जीव विहार, जो मात्र 11 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। मात्र ये 11 किलोमीटर में फैला हुआ है मंसूरी वन्य जीव विहार। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर भी, सबसे अधिक क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से किसका संबंध वन संबंधित चिपको आंदोलन से रहा है? तो चिपको आंदोलन संबंधित यहाँ पर गोरा देवी
जो एक 23 वर्षीय जो है विधवा महिला थी, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। फिर बात करते हैं जसपाल राणा के बारे में, तो यह किससे संबंधित है? शूटिंग के क्षेत्र से। बात करते हैं अजित डोभाल के बारे में, तो यह एक IPS अधिकारी हैं जो फिलहाल अभी की सरकार में यहाँ पर एक सलाहकार के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा नैनीताल प्लस पौड़ी। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर C। बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, तो यह भारत का ही नहीं पूरे एशिया का, इंडिया और प्लस एशिया, इन दोनों का ही पहला यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर और कौन कौन से फैक्ट हैं। इसका जो यहाँ पर प्रवेश द्वार है, इसका जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर वो है यहाँ पर टिकला। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 नवंबर, यानी 1 नवंबर को 1973 में यह इंडिया का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था बाघों के लिए 1973 में। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है यहाँ पर इसका संग्रहालय के बारे में। जिम कॉर्बेट का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है? कालाडूंगी में। कालाडूंगी में इसका संग्रहालय है। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं कालाडूंगी में। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर जिम कॉर्बेट के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन कब किया गया था? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 1931। सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। वन पंचायतों का गठन ब्रिटिश काल के दौरान से ही यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर इनका जो प्रमुख कार्य है वो विकास, यानी वनों के विकास और उनकी सुरक्षा के लिए यह वन पंचायतें काम करती हैं उत्तराखंड के अंदर। फिर हम बात करते हैं अब तक कुल यहाँ पर जो पंचायतें बनाई गई हैं वो 12,168 यहाँ पर वन पंचायतें बन चुकी हैं अब तक। पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं और अभी हाल ही में ही यहाँ पर वन पंचायतों के लिए कुल 50% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को संरक्षित करने के लिए महिलाओं की भूमिका यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और 50% ही हमें कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर उत्तराखंड में पंचायती राज के अंदर, और वन पंचायत में भी यहाँ पर 50% भूमिका है महिलाओं के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, तिल्हाड़ी कांड का संबंध है। यहाँ पर जो है आंदोलन है ये ब्रिटिश काल से चलाया गया आंदोलन था। इसका जो संबंध है वो यहाँ पर वन अधिकारों को लेकर था। यह जो आंदोलन था इसको हम यहाँ पर बोलते हैं रवाई आंदोलन, भी इसको कहा जाता है। रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन भी इसको हम बोलते हैं। बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पर ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे तो यहाँ पर टिहरी राज्य में राजा ने एक आदेश जारी किया। उस समय जो राजा थे वो थे यहाँ पर नरेंद्र शाह ने यहाँ पर एक कानून जारी किया जिसमें किसानों से कहा गया कि किसानों की जो भूमि है उसको भी वन भूमि में सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसके खिलाफ यहाँ पर किसानों ने आवाज़ लगाई और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए यहाँ पर इन्होंने आज़ाद पंचायत की घोषणा की। और यहाँ पर इन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और 30 मई 1930 में यहाँ पर एक दीवान थे, दीवान चक्रधर जुग्याल, और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर इन्होंने जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर किसानों पर गोलाबारी की और गोलाबारी में यहाँ पर काफ़ी किसान शहीद होते हैं। और इसलिए यहाँ पर 30 मई को यहाँ पर टिहरी राज्य में एक मेले का आयोजन भी किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शहीद दिवस भी जिसको टिहरी राज्य में कहा जाता है। 30 मई को शहीद दिवस भी तिलाई कांड से संबंधित है। तो तिलाई कांड संबंधित किससे है? वह है वन अधिकारों से चलाया गया यह आंदोलन था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है। सही उत्तर जो होगा वो हमारा यहाँ पर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर B। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। हमने यहाँ पर काफ़ी बात की है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये लाई करता है, तो देखते हैं। पौड़ी प्लस नैनीताल में ये है जो है जिम कॉर्बेट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है और पाटलीदून भी यहाँ पर यही स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका B, राजगोपालाचारी। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर B, राजगोपालाचारी के नाम पर ही राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा था
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो 1933 में यह स्थापित किया गया और 820.42 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और बात करते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है, तो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है। बात करते हैं इसके मुख्यालय के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो देहरादून में। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आशा करते हैं आपको हमारी चीज़ पसंद आ रही हो। आप पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।